दो स्पेशल नोट भी पता होने चाहिए जो अक्सर पूछ लेते हैं। केचुआ अर्थवॉर्म के अंदर उत्सर्जी स्ट्रक्चर नेफ्रिडिया होता है, जबकि कॉकरोच के अंदर मेलपिगी नलिकाएं होती, मेलपिगी ट्यूब्यूल्स। ओके, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। मनुष्य में एक पैर किडनी उपस्थित होती है। किडनी की आकृति सेम के बीज के जैसी होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थोड़ा हम उत्सर्जी तंत्र का कौन कौन सी स्ट्रक्चर, उनकी कनेक्शन को जाने। तो दो किडनी है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी। ऊपर एडिनल ग्लैंड जिसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। ओके, किडनी से, प्रत्येक किडनी से एक यूरेटर मूत्र नलिका निकलती है, जो यूरिनरी ब्लैडर जो ट्राइगोन शेप होता है उसके अंदर ओपन होती है। ये यूरिनरी इंस्पेक्टर होता है, और ये मूत्र मार्ग यूरिथ्रा होता है, और ये रीनल वेसल्स होती है। ठीक है, रीनल वेसल्स, थोड़ा सा ये आइडिया होना जरूरी है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर जाने किडनी की, तो हमें पता चलता है ये सेम के बीज की आकृति की है, जिससे निकलने वाली नलिका को मूत्र नलिका यूरेटर कहते हैं। ये रीनल आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करता है, ये रीनल वेन जो ब्लड को वापस निकालता है, दोनों को सम्मिलित रूप से रीनल वेसल्स कहते हैं। ये जो किडनी का बाह्य भाग है जिसको पेरिफेरल पार्ट कहते हैं, वो कॉर्टेक्स होता है, और जो अंदर का भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं। क्लियर? कॉर्टेक्स को हिंदी में वलकुट भी कहते हैं, और मेडुला को मध्यांश भी कहते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स और मेडुला पॉपुलर नेम है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है वो पिरामिड होते हैं। एक्चुअली पिरामिड पार्ट तो मेडुला का होता है, लेकिन स्थित कॉर्टेक्स में होता है। इसी तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इन्हें रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं, जो पार्ट तो कॉर्टेक्स का होता है लेकिन ये मेडुला में स्थित होता है। क्लियर? अब हम क्या देखते हैं कि एक किडनी के अंदर 10 से 12 पिरामिड होते हैं, दो किडनी में ऑन एवरेज 20 पिरामिड होते हैं, और किडनी के अंदर असंख्य लाखों में नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, यानी किडनी जो भी काम करती है वो नेफ्रॉन ही करते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जाननी पड़ेगी। बचपन से पढ़ा है, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। नेफ्रॉन के अंदर ये आपको प्याले नुमा भाग दिख रहा है जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, और यहाँ पर ब्लड लाने वाली अभिवाही धमनिका होती है, ले जाने वाली अपवाही धमनिका होती है। आपको दोनों के डायमीटर में अंतर नजर आ रहा होगा। जो अपवाही, जो अभिवाही है, अभिवाही, ठीक है, धमनिका है, धमनिका, ओके, का जो व्यास है, डायमीटर है, वो क्या होता है? अपवाही से ज़्यादा होता है। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ब्लड आएगा ज़्यादा जाएगा कम, तो यहाँ पर रक्त केशिकाओं का जाल बनता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और अक्सर एग्जाम में आता है बोमेन कैप्सूल। ओके, और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हिंदी में मेलपिगी काय, इंग्लिश में मेलपिगी बॉडी कहते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों नेफ्रॉन में ये नेक होता है, ये पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स समीपस्थ कुंडली नलिका। ये पूरा हेनले लूप होता है जिसके अंदर एक ये अवरोही भुजा होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये निचली लोअर असेंडिंग होती है, और ये अपर असेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये डीसीटी होता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडली नलिका, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है संग्रह नलिका। बोलो असंख्य नेफ्रॉन जिसमें आके खुलते हैं उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, वो तो एक कॉमन ट्रैक होती है जिससे बहुत सारे नेफ्रॉन आके ओपन होते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की नहीं होती है, तो ऑप्शन दे दे हेनले लूप, पीसीटी, डीसीटी, तो आपको पता होना चाहिए सब के सब होती है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है। तो
तो किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करके और मूत्र निर्माण का कार्य करती है। रक्त का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करके मूत्र का निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन करना। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि की स्टेप्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। 3 स्टेप होती है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद यही होता है। उसके बाद चयनात्मक पुनः अवशोषण, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, ये सेकंड स्टेप होती है। और उसके बाद स्रावन, ये सीक्रेशन थर्ड स्टेप होती है। बहुत सी बार कंपटीशन के अंदर इन स्टेप का ऑर्डर पूछा गया है कि यूरिन निर्माण की क्रियाविधि की पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप कौन सी होती है। तो फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप सीक्रेशन होती है। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ ब्लड आएगा ज़्यादा, जाएगा कम, तो यहाँ पर छन्नित होगा, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बोलो ग्लोमेरुलर छन्नित कहते हैं, जो यहाँ पर होता है। क्लियर। अब आपसे मैं करूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। इसका मतलब हुआ कि इस जीएफ के अंदर सब चीज़ें होगी लेकिन ब्लड प्रोटीन कभी भी नहीं होगा। अगर ब्लड के रेस्पेक्ट में देखें तो हम जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा का मतलब होता है ब्लड माइनस, ठीक है, ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स, इसका मतलब मैं ब्लड के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो ब्लड सेल्स प्लस ब्लड प्रोटीन दोनों आ जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा लिखा तो ब्लड सेल तो वैसे ही बोलो इसमें हट गई थी। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ हमें यहाँ से क्या पता चला फाइनली, कि जो ग्लोमेरुलर छन्नित होता है उसमें ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कभी भी उपस्थित जनरली नहीं होते। किडनी में प्रॉब्लम होने पर ही बोलो होता है, बाकी तो जनरली कभी भी किसी के यूरिन में कभी भी ब्लड प्रोटीन बाहर नहीं निकलता है, ना ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट निकलती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप समझ में आई होगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप देखें तो अल्ट्रा फिल्ट सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यूजफुल मैक्सिमम घटक का नेफ्रॉन से पुनः ब्लड में जाना। क्लियर। और ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, बोलो पीसीटी में होती है। कहाँ होती है, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोलो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन को बताने की कोशिश की है। ये तो जीएफ जो पहली स्टेप हो गई थी, ये पीसीटी बनाया है, ये हेनले की लूप, और ये आपका डीसीटी बनाया है। ओके, और ये कलेक्टिंग डक्ट बनाया है। ठीक है। ओके, तो क्या देखते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको ग्लूकोज, Na+, कैल्शियम, वाटर, इन सब का सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, पीसीटी से। और ये जो मैं अंदर वापस बता रहा हूँ NH3H+, ये सीक्रेशन थर्ड स्टेप होती है। हेनले लूप की जो डिसेंडिंग लिप होती है अवरोही भुजा, उससे केवल जल का रीअब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग से केवल खनिज लवणों का, Na+ का, इनका बोलो आपका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। और डीसीटी से एक तो एडीएच का रोल रहता है, 10 से 12% जल का पुनः अवशोषण होता है। एल्डोस्टेरोन का रोल रहता है, इसलिए Na+ का, Cl- का बोलो रीअब्जॉर्प्शन और K+ का सीक्रेशन होता है। H+ NH3 जगह जगह पर अंदर जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, इससे भी H+ का अंदर स्त्रावण होता है। तो इसका मतलब हुआ फाइनली यहाँ पर यूरिन बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन की पीएच बोलो 6.8 यानी हल्का अम्लीय होती है, क्योंकि जगह जगह पर क्या जाता है बोलो आपका H+, जबकि पीएच ऑफ ब्लड का देखें तो 7.4 यानी हल्का सारीय होती है। ओके, तो आई थिंक ये दोनों पीएच पूछी जाती है, ध्यान रहनी चाहिए। यूरिन हल्का अम्लीय होता है, जबकि बोलो ब्लड हल्का सारी होता है, जबकि ब्लड के ही बोलो आपका प्यूरिफिकेशन से यूरिन का निर्माण होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। मैं ये स्ट्रक्चर से इसलिए बता रहा हूँ, एक इमेज बननी चाहिए कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के, सजीवों के प्रकार तो 3 तरह के होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक चार्ट में बता रहा हूँ, अमोनोटेलिक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, अमोनिया। ये क्या होता है, सर्वाधिक विषैला। ओके, सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है।
यूरियोटेलिक में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, यूरिकोटेलिको में यूरिक एसिड होता है। अमोनोटेलिक को अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, न्यूनतम 500 ml की आवश्यकता होती है, अधिक कितना भी हो सकता है। और यूरियोटेलिक के लिए 50 से 100 ml जल की न्यूनतम आवश्यकता होती है, ठीक है। मिनिमम बोलो वाटर H2 रिक्वायर्ड, ओके। और यूरिकोटेलिको को कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अक्सर एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए लोअर ऑर्गेनिज्म जलीय सब अमोनोटेलिक होते हैं, अमीबा, हाइड्रा, क्लियर, और बोनीफिश और टेडपोल लार्वा। यहाँ पर यूरियोटेलिक के देखें तो वो आपका मनुष्य, रेबिट तो है ही है, कार्टिलेजिनस फिश और फ्रॉग। अब क्या होता है दोस्तों, ये 4 ऐसे एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि फिश में बोनी फिश होती है वो अमोनोटेलिक होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है वो यूरियोटेलिक होती है। अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में पहले अमोनोटेलिक आए फिर यूरियोटेलिक आए। तो दुनिया में पहले बी फॉर बेबी और फिर सी फॉर केट, यानी एबीसीडी में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, इसलिए बोनी फिश अमोनोटेलिक होंगे, कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटेलिक होंगे। इसी तरह से दुनिया में टेडपोल पहले आया, फ्रॉग बाद में आया, तो टेडपोल जो है अमोनोटेलिक और फ्रॉग आपको यूरियोटेलिक। याद करने का तरीका बताया मैंने। उसके बाद यूरिकोटेलिक की बात करें, एक तो कीट जितने भी होते हैं, रेप्टाइल, सांप, छिपकलियाँ, एवी, जितने भी पक्षी होते हैं वो सब के सब यूरिकोटेलिक होते हैं। उन्हें उत्सर्जन के लिए बोलो कोई वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। उसके अलावा एक आपको स्पेशल नोट और ध्यान रखना है दोस्तों, यूरिया, ठीक है, का निर्माण लीवर यानी यकृत, ठीक है, में ऑर्निथीन चक्र, ठीक है, ऑर्निथीन साइकिल द्वारा होता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाता है यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, तो लीवर में होता है। कभी पूछते हैं लीवर में किस साइकिल से होता है, तो ऑर्निथीन चक्र द्वारा होता है। कभी पूछा जाता है ऑर्निथ चक्र की साइड क्या है, लीवर। कभी पूछा जाता है ऑर्निथ चक्र से किसका निर्माण होता है, यूरिया का। आई होप आपको ये उत्सर्जन समझ में आया होगा। अगेन हमने एक और जैव प्रक्रम 1 शॉट में कंप्लीट किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। रैपिड फास्ट तरीके से मैंने बताया ताकि आप इजीली रिवाइज कर सके। ओके, कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहे। बेस्ट ऑफ लक।